हेलो दोस्तों, सुधीर क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस। दोस्तों मैं ये बता दूं कि इस चैनल में आपको साइंस और मैथ क्लास 10 का पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा न्यू बैच है। ठीक है, तो अभी चैनल में आप जुड़ सकते हैं और पूरा क्लास 10 का मैथ और साइंस पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, फिर एक फुल वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट हो कोई टॉपिक में, अगर क्लास 10 का कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है तो क्या है कि आपको मेरे चैनल में टॉपिक को डायरेक्ट सर्च मार कर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मेरा वीडियो आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगा और फुल चैप्टर भी मिलेगा। ठीक है, इस चैनल में आपको विज्ञान और साइंस दोनों मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल में अगर नया आए हुए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर का एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी अगर दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिलके उसका नया एक उत्पाद बनाते हैं उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत कुछ में चेंजिंग हो सकता है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में का निष्कर्षण या उत्सर्जन। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब है वो गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, ठोस के फॉर्म में भी हो सकता है, द्रव के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरह चेंजिंग हो जाएगा, कभी ठोस कभी द्रव भी हो सकता है, कभी द्रव कभी ठोस भी हो सकता है। इस तरह तो चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, रंग में परिवर्तन, क्योंकि बहुत सारे जो मेटल नॉन मेटल होते हैं उसको जब हीट करेंगे या उसके किसी के संपर्क में अगर उसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें कुछ रंग में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम कॉपर सल्फेट को देखते हैं, कॉपर सल्फेट में अगर उसमें फेरस मिलाते हैं या कोई भी फेरस उसमें अगर डालते हैं तो देखते हैं आप कि नीला से वो हरा में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह मतलब इससे रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि, यानी जब अभिक्रिया होगा तो तापमान में भी कुछ वृद्धि हो सकता है, कम बेसी हो सकता है। ठीक है, गैस का निकास उत्सर्जन ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ दैनिक जीवन में रिलेटेड कुछ हम लोग देखते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में होता है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि लोहा यानी फेरस जो होता है अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में अगर आ गया, ऑक्सीजन O2 के संपर्क में आ गया तो फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दही का बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सांस का लेना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और भोजन का पाचन करना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम बताते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो ये भाग लिए हैं दोनों, इसको हम बोलेंगे उत्पाद। और जो राइट साइड में यानी दाहिना साइड में जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। जो ये दोनों मिल के एक प्रोडक्ट का यानी एक उत्पाद का निर्माण करेंगे उसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि कार्बन है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे कि मैग्नीशियम को हम जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब हम कॉपर सल्फेट को कील के साथ यानी फेरस यानी लोहा के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको फेरस सल्फेट और कॉपर मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम इसको विस्तार से समझाते हैं। ये कहना चाह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई यहाँ पर एक अभिक्रिया हो रहा है तो क्या है, इसके एक
रासायनिक क्या है कि एक समीकरण द्वारा इसको दर्शाया गया है, ठीक है। तथा अभिकारकों और उत्पादों के पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि ये प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब जैसे मैग्नीशियम है तो इसको हम Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन इसको हम O2 से डिनोट करते हैं, है ना। MgO जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको MgO से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उसको प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल करते हैं या उसको प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ये कह रहा है कि प्रतीकों के साथ साथ उसका भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। मतलब भौतिक अवस्था कहने का मतलब है कि वो गैस है कि लिक्विड है, सॉलिड है कि एक्वस फॉर्म में है, तो उसको भी दर्शाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि Mg क्या है, Mg हम लोग का एक ठोस है, तो ठोस के लिए S दर्शाया जाता है, तो इसको हम S यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि O2 है तो O2 क्या है, गैस है, तो यहाँ पर G लिख देंगे। यहाँ पर MgO ये क्या है, ये भी सॉलिड है, तो यहाँ पर S लिख देंगे। यही होता है कि अवस्था को भी दर्शाया जाता है कि किस अवस्था में, द्रव की अवस्था में है कि गैस की अवस्था में है कि ठोस की अवस्था में है ना। तो इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका एक छोटा सा इसका एक तरफ से देखा जाए तो क्या है कि इसको रासायनिक समीकरण कहने का मतलब कि एक शॉर्ट तरीका है लिखने का। कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस इतना बड़ा लिखने के बजाय एक छोटा रूप होता है, ये संक्षिप्त रूप में इसको हम लिखते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये दिखने में बड़ा लग रहा है और लिखने में ये बड़ा है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है दर्शाने का कि Mg जैसे मैग्नीशियम को लिए हैं, प्लस का मतलब है कि यहाँ पर इसको मिलाया जा रहा है, इसके प्रेजेंस में मतलब इसको ऐड किया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है, तो ये देखिए तीर का निशान है, तीर का निशान कहने का मतलब है कि अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। देखिए हम बगल में लिख दिए हैं कि G का मतलब होता है गैस, L का मतलब होता है द्रव, S का मतलब है ठोस। तो मैंने बताया कि गैस को हम G से दर्शाते हैं, द्रव को L से दर्शाते हैं, ठोस को S से दर्शाते हैं और जल विलयन के लिए AQ से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और कुछ इसके बारे में। देखिए यहाँ पर जो इसाइड जो होता है ये क्या है, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। ये दो अभिकारक मिलके एक नया उत्पाद बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो ये हो गया अभिकारक, अभिकारक इसको बोलते हैं उत्पाद। जो मिलता है अभिक्रिया के टाइम उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो मिलने के बाद बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हम बगल में लिख दिए हैं, इसको आपको याद कर लेना है कि एसन का मतलब होता है जिंक, हाइड्रोजन को एस से डिनोट करते हैं, सल्फर को एस से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, फेरस को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कुछ है इंपॉर्टेंट, उसको आपको देख लेना है एक बार, इस चैप्टर में इसका ज्यादा यूज है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण जो है ये बैलेंस नहीं है, मतलब ये संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ Mg 1 है तो यहाँ भी Mg 1 है, यहाँ O2 है लेकिन यहाँ O2 नहीं है, O यहाँ 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो इसके आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें संतुलित करने सीखेंगे, इसको संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए एक देखते हैं दूसरा टॉपिक, एक दिया हुआ है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है। ये क्लास 9 का टॉपिक है लेकिन हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक 10th में भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि हम द्रव्यमान को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना इसको हम विनाश कर सकते हैं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद में भी द्रव्यमान या तो द्रव का मान, कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिकारक से पहले होता है। इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन होगा यानी कोई भी अभिक्रिया होगा तो उससे पहले जितना उसमें द्रव्यमान होगा, रिएक्शन करने के बाद यानी अभिक्रिया करने के बाद उसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि एग्जांपल देखिए कि हम 5.85 ग्राम NaCl लिए हैं और 17 ग्राम AgNO3 लिए हैं। जब ये दोनों मिलकर अभिक्रिया किया है तो हम लोग को 14.35 ग्राम AgCl मिला है
और 8.50 ग्राम हम लोग को NaNO3 मिला है। देखिए अब इसको जोड़िएगा तो बराबर आएगा। देखिए इसको जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 17.5 आपका 22.85 हो गया, 22.85। तो इधर भी जोड़ते हैं तो आपका इधर भी जोड़ते हैं तो 8 5 कितना हो गया, 22, और 22.85 यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको विनाश किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसको क्या है कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक क्रिया के बाद का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना बाद का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम आपको समझ में आ गया होगा और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखिए इसको हम दो तरीका से बताएंगे, एक एनसीईआरटी के तरीके से बताएंगे और एक हम खुद के तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के तरीका से आपको बताते हैं, उसके बाद हम अपना तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ऊपर लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग 5 यहाँ पर लिए हुए हैं इक्वेशन है, 5 समीकरण लिए हुए हैं। हम लोग इसको कैसे संतुलित करेंगे सब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या है, एक तत्व है, ये भी एक तत्व है ना, तो ये सब क्या है, तत्व है। ठीक है, तो तत्व जगह में एक तत्व होकर लिख देंगे हम लोग, यानी तत्व का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी हाइड्रोजन H लिखते हैं तो H लिख देंगे, O को O, ऑक्सीजन को O लिखते हैं तो O लिख देंगे। इस तरह तत्व के नाम को लिखेंगे। ठीक है, मतलब अभिकारक किसको बोलते हैं, जो ये जो तीर का निशान होता है उसके जो लेफ्ट साइड होता है यानी बायां साइड रहता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो राइट साइड दाहिना साइड होता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, H है और O है ना, यानी यहाँ पर दो ही तत्व है, सिर्फ H है और O है, बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए हम H और O यहाँ पर लिख देते हैं, तत्वों में H और O लिख देते हैं। अब देखिए अभिकारक यानी ये तीर के इस साइड जो है वो अभिकारक है और तीर का जो इस साइड है वो उत्पाद है। ठीक है, तो लोग अभिकारक यानी इस साइड में, तीर के इस साइड में देखिए H का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी यहाँ H कितना है, यहाँ पर H 2 है। ठीक है, उसके बाद देखिए O कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब हम लोग उत्पाद की ओर जाएंगे, यानी ये उत्पाद है। देखिए इसको हम लोग LHS बोलते हैं, इसको हम लोग RHS बोलते हैं। ठीक है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हम लोग का LHS हो जाएगा, ये हम लोग का RHS हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लिए कि अभिकारक में कितना है, H2 है, यानी H2 है और O2 है तो O2 लिख दिए हैं। इधर देखते हैं कि H2, इधर भी H2 है उत्पाद की तरफ, तो इधर भी H2 है तो 2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है तो हम लोग 1 दे देंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे कि ये दोनों अलग अलग है, यानी अलग अलग सेपरेट, ये दोनों एक अलग अलग मिल के अभिक्रिया कर रहा है ना, ये मिल के प्रोडक्ट बना हुआ है, ये दोनों साथ में है तो हम लोग इसको दोनों को साथ में रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ देखते हैं कि H यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी H 2 है, यानी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 में 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी इसको भी गुना कर देंगे तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। ठीक है, यानी हम किसमें गुना किए तो उत्पाद में RHS में गुना किए ना, उत्पाद की तरफ, तो हम यहाँ पर गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको 2 से गुना किए तो इससे भी 2 से गुना हो गया, क्योंकि दोनों तो एक साथ है ना, क्योंकि ये लोग दोनों दोस्त है, ये लोग जिएगा मरेगा तो एक ही साथ मरेगा, घटेगा बढ़ेगा तो एक ही साथ घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, देखिए अगर इससे 2 से गुना हुआ तो इससे भी 2 से गुना हो गया, यानी इससे 2 से गुना होगा तो ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको ये 4 हो गया तो इसको भी 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन क्या उत्पाद 4 हो गया। ठीक है, तो इसको 4 करने के लिए इसमें भी हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन की तरफ भी हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए ये हम लोग का जो समीकरण है ये पूरा पूरी संतुलित हो गया। देखिए कैसे, यहाँ इधर भी 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि इससे 200 गुना हो तो ये भी, तो इससे भी 200 गुना हो गया, दोनों साथ में है। ठीक है, तो इससे भी 200 गुना हो गया तो ये भी 4 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ भी 4 हो, इधर दोनों 4 हो गया, ये दोनों 2 हो गया। देखिए ये संतुलित हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2H2 यानी यहाँ पर कितना है 4H हो गया, 2 दूनी 4, तो इधर देखिए 2H2 यानी यहाँ भी 2 दूनी 4 हो गया, यानी H संतुलित हो गया। O2 देखिए, O यहाँ पर 2 है, देखिए गुना में है, ये गुना में है तो इससे भी गुना हो गया ना, तो क्या है O2 हो गया, तो यहाँ भी O2 हो गया, यानी ये संतुलित हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा में क्या है। दूसरा में देखते हैं। दूसरा में देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 ही तत्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सी क्या है, 1 है, यानी कार्बन 1 है, यहाँ पर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये 1 दे दिए, और ये O क्या, ऑक्सीजन क्या है 2 है, तो इसका 2 परमाणु है, जिससे 2 लिख दिए। अब देखिए ये दोनों साथ में, यहाँ भी C1 है और यहाँ O भी, O यहाँ पर 1 है, ये दोनों साथ है। ठीक है, क्योंकि CO एक साथ है। ठीक है, तो इसको हम एक साथ दोनों कर दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो कार्बन 1 है, तो यहाँ भी 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं O में, और यानी ऑक्सीजन में देखिए LHS में 2 है इस साइड 1 ही है। इसका मतलब क्या है, इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी उत्पाद की ओर हम लोग O में 2 से गुना कर दिए। ठीक है, जब इससे 200 गुना किए तो इससे भी 200 गुना हो गया, यानी जब इससे हम 200 गुना किए, इससे हम 200 गुना किए तो ये 2 हो गया, तो इससे भी 200 गुना जब हो गया तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये दोनों एक साथ है। अब देखिए ये दोनों 200 गुना हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, इस यहाँ भी 2 हो गया, यानी यहाँ पर O देखिए 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब देखते हैं कि कार्बन यहाँ 2 हो गया, गुना 2 हो गया, अब यहाँ कार्बन 1 ही है, तो यानी यहाँ वो 200 गुना करना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा दोनों साइड। तो यानी कार्बन को 200 गुना किए तो हमको कार्बन में यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पूरा संतुलित हो गया। देखिए 2 यहाँ भी आ गया और 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, यानी ये पूरा पूरी संतुलित हो गया। देखिए 2 को C है तो यहाँ भी 2 C है, O2 है तो यहाँ भी O2 है। ठीक है, तो हम लोग का ये संतुलित हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में, इसको मिटा देते हैं। देखिए तीसरा में एक कौन सा तत्व है, देखिए Zn है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि Zn जो है यानी जिंक, ये 1 है, इसका परमाणु 1 है। यहाँ पर क्या है, H क्या है, यहाँ पर 2 है, S कितना है 1 है, और O कितना है 4 है। ठीक है, इस साइड देखते हैं प्रोडक्ट की तरफ, यानी उत्पादों की तरफ, यानी RHS की तरफ देखते हैं। Zn यहाँ क्या है 1 है, S कितना है यहाँ पर, देखिए S कितना है यहाँ पर, तो S की जगह में हम लोग 1 लिख देंगे, और O कितना है, O की जगह में 4 है तो एक जगह में 4 दे देंगे, H की जगह में 2 है तो एक जगह में 2 दे देंगे। अब इसको हम संतुलित करेंगे, पहले देख लेते हैं। जिंक यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। मतलब ये जो हम लोग का जो समीकरण दिया हुआ है ये संतुलित है। ठीक है, तो हमको इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तत्व है। देखिए यहाँ पर एक फेरस है, तो हम एक फेरस को देते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिख देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए
फेरस जो है यहाँ पर अकेले है, तो यहाँ पर इसको हम 1 दे देंगे। H2 है यानी H2 है तो 2 दे देंगे, और O अकेले है ना, ऑक्सीजन अकेले है तो यहाँ पर 1 दे देंगे। अब देखिए ये दोनों एक साथ है, मतलब ये दोनों एक साथ है, ठीक है। तो देखिए जब ये दोनों एक साथ है तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ है तो यहाँ पर दोनों एक साथ रहेगा ये लोग, ठीक है। अब इस साइड देखिए, ये यानी राइट हैंड साइड Fe यहाँ पर 3 है तो Fe हम यहाँ पर 3 दे देंगे, ठीक है। O4 है तो O की जगह हम 4 दे देंगे। O2 है तो O की जगह में 2 दे देंगे। अब देखिए ये भी एक साथ है, यानी ये एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। और कुछ भी गुना होगा तो एक साथ गुना होगा, ठीक है, दोनों में गुना हो जाएगा, इसलिए इसको हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक, पता चलेगा कि दोनों एक साथ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमको बराबर करना है कि हमको हम लोग संतुलित करना है, कि हम लोग संतुलित ही करना पड़ रहे हैं। देखिए F यहाँ पर 1 है, लेकिन F तो यहाँ पर राइट हैंड साइड उत्पाद की तरफ 3 है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। जब 3 से गुना करेंगे, सॉरी इधर नहीं, वो इधर गुना करना पड़ेगा, तो इधर 3 से गुना कर दिए, यानी F में 3 से गुना कर दिए, तो F में यहाँ 3 से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए गुना किए तो ये बराबर हो गया, ठीक है, यहाँ भी बराबर हो गया, 3 से गुना किया, 3 के 3, यहाँ भी 3 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब ऑक्सीजन में देखते हैं कि यहाँ 4 है और यहाँ अकेले है, यानी इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी इसीलिए यह 4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो यानी बराबर हो जाएगा। जब इसको 4 किए तो ये बढ़ गया, ये भी 4 से गुना हो गया तो ये 8 हो गया। जब ये 4 से इससे दोनों एक साथ घटेगा बढ़ेगा ना, ये दोनों फ्रेंड है, ठीक है। देखिए ये इसको इससे 4 से गुना हो गया तो इससे भी 4 से गुना हो गया, ठीक है, तो ये 4 हो गया तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब ये 8 हो गया, देखिए ये 8 हो गया, तो अब देखिए हाइड्रोजन इधर अब घट गया, अब इधर 2 हो गया। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या, अब इससे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से नहीं, इसे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो अब ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखते हैं इससे हम लोग, ये Fe कितना है हम लोग यहाँ से 3 है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है इसका, इससे 4 से गुना हुआ है ये, तो हम इसको 4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इधर को देखते हैं कि Fe3O में किससे गुना हुआ है, ये किसी से गुना नहीं हुआ है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हाइड्रोजन में क्या है, 4 से उत्पाद में 4 से गुना हुआ है, देखिए 4 से, तो हम इसको हम यहाँ से 4 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये समीकरण हम लोग का पूरा आसानी तरीका से संतुलित हो गया। यहाँ देखते हैं करके Fe3 है, तो यहाँ भी Fe3 है, देखिए इसको देखिए ये इससे गुना हो जाएगा तो 4 दूनी 8H है, तो यहाँ भी 4 दूनी 8H हो गया। उसके बाद ये इससे गुना होगा, तो 4O है, तो यहाँ भी 4O है, ठीक है, यानी कि हम लोग का समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। अब लोग देखते हैं लास्ट को देखते हैं इसमें क्या है। लास्ट में देखते हैं, देखिए दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर कौन कौन सा तत्व है, देखिए Fe है तो यहाँ पर दे देंगे Fe, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दे देंगे, और एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम देंगे यहाँ पर, यानी 3 तत्व हम लोग यहाँ अवेलेबल है इस समीकरण में, ठीक है। अब देखिए Fe कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 दे देंगे, O कितना है 3 है तो यहाँ पर 3 दे देंगे, एल्युमिनियम कितना है 1 है तो 1 दे देंगे। अब देखिए राइट साइड में, यानी राइट साइड प्रोडक्ट की ओर Fe कितना है 1 है तो 1 दे देंगे, एल्युमिनियम कितना है 2 है तो 2 दे देंगे, ऑक्सीजन कितना है 3 है तो 3 दे देंगे, ठीक है। अब हमको इसको संतुलित करना है, तो देखिए अभिकारक की ओर इस साइड कितना है, देखिए इसको हम लोग जो एक साथ उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करें मतलब बीच में कहीं गुना नहीं हो सकता है, ठीक है, इस साइड में ही गुना होगा, इसका रूल है ना। एक साथ उसको हम ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। अब देखिए FeO3 ये लोग क्या है साथ में, यानी Fe और O साथ में, इधर Fe और O ये लोग दोनों साथ में, ठीक है। इधर देखते हैं Al यानी एल्युमिनियम और ऑक्सीजन साथ में, यानी एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दोनों ही लोग
साथ में इधर उत्पाद की ओर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फेरस 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी हमको फेरस में 2 से गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 भर दिए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, ये संतुलित है। अब देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे तब ये बराबर होगा, यानी एल्यूमिनियम 2 से गुना किए तो ये संतुलित हो गया। देखिए यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, मतलब ये भी हम लोग का समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। देखिए Fe2, देखिए यहाँ पर Fe2 हो गया, O3 देखिए यहाँ पर O3 हो गया, एल्यूमिनियम 2 है, देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया, यानी ये पूरी तरह से संतुलित हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों हम एक अपना ट्रिक बताते हैं, एक अच्छा ट्रिक बताते हैं आप लोग को, इससे भी आप लोग को ये आसान लगेगा। देखिए दूसरा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, एक सेकंड विधि हम आप लोग को बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को ही देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा ट्रिक से संतुलित करने के लिए सिखाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड मेथड से सिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, H2 प्लस O2 H2, यही था पहला क्वेश्चन, यही है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा कि हम कैसे इसको संतुलित कर रहे हैं। आप जब एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी संतुलित करने बहुत आसानी तरीका आने लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे संतुलित इसको कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एच यहाँ पर क्या है, 2 है ना, तो एच यहाँ पर 2 दे दिए, कोई दिक्कत। चलिए इसको हम ब्रैकेट बंद कर दें, क्योंकि ये अकेला है, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। उसके बाद O2 है, इसको भी हम ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। अब उत्पाद की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर H2 है और O यहाँ पर 1 है, ये दोनों एक साथ है, इसलिए दोनों को हम एक साथ बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर H2 है, तो यहाँ भी H2 है, यानी तो इसको पहले छूने का जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर 2 बनाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको जब 2 से गुना करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब इससे गुना किए तो इससे भी गुना हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में है। जब इससे गुना किए तो इससे भी हो गया, जब इससे हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। जब ये 4 हो गया तो यहाँ देख रहे हैं H2 है, यानी यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये संतुलित हो गया, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन भी 2 इधर है, यहाँ भी 2 है, तो क्या हुआ, केवल H में 2 हाइड्रोजन में 2 गुना किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग H2 मैंने H इसमें हम लोग प्रोडक्ट की ओर गुना किए हैं 2 से, यानी दोनों से 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे। देखिए दोस्तों ये जो हम लोग का समीकरण है ये हम लोग का संतुलित हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी H2 है, 4H है, तो यहाँ भी देखिए 4H है, यहाँ O2 है, तो यहाँ भी O2, क्योंकि ब्रैकेट का अंदर है, इससे भी ये गुना हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन संतुलित हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन को हम संतुलित करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए और एक क्वेश्चन ये है, इसको हम संतुलित करके दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कार्बन है प्लस O2 प्लस CO है, ठीक है। अब देखिए इसको संतुलित कैसे करेंगे, कार्बन अकेले है तो कार्बन को अकेले ले लिए, O2 है तो हम लोग यहाँ पर O2 को अकेले ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन 1 है और O यहाँ पर 1 है, दोनों देखिए एक साथ है, तो हम लोग इसको एक साथ ले लिए, ठीक है। देखिए कार्बन 1 है तो यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। जब इसको 2 से गुना किए तो कार्बन से भी 2 से गुना हो गया, तो कार्बन ये हम लोग का 2 हो गया। जब कार्बन 2 हो गया तो
इधर तो एक कार्बन है, तो इसको हम लोग दो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना ये 2 बनेगा। देखिए ये संतुलित हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, देखिए हम लोग कार्बन में 2 से गुना किए तो कार्बन 2 से लिख देंगे। ठीक है, इस साइड क्या किए, दोनों का दोनों था, दोनों में गुना किए ना 2 से, एक से गुना किए दोनों में हो गया, इसी में एक प्रोडक्ट तरफ यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद की तरफ क्या हो जाएगा, दोनों से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में कर देते हैं, दोनों से गुना हो गया। अब देखिए ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया। 2C यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2C है, O2 है तो यहाँ पर भी से गुना हो गया तो O2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तो पहले से ही संतुलित है। हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। हम लोग ये हम लोग का क्वेश्चन है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे संतुलित करते हैं। देखिए Fe यहाँ पर क्या है, एक है ना, तो एक दे दिया। उसके बाद देखिए H कितना है यहाँ पर, H 2 है तो 2 दे दिए। O कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 है। देखिए अकेले है, इसको अकेले ब्रैकेट में बंद कर दिए, दोनों साथ में है, ये दोनों को साथ में बंद कर दिए। ठीक है, अब इधर देखते हैं, यानी प्रोडक्ट की ओर देखते हैं क्या हो रहा है, यानी उत्पाद की ओर क्या हो रहा है। देखिए Fe यहाँ पर कितना है, 3 है, O कितना है यहाँ पर 4, दोनों एक साथ है, तो इसको हम ब्रैकेट कर दिए। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 2 दे दिए, दोनों एक साथ है इसीलिए दोनों को एक साथ ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि फेरस 1 है ना, यहाँ पर फेरस 3 है, यानी यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, यानी Fe को हम लोग संतुलित कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ये संतुलित हो गया, देखिए H कितना है यहाँ पर, H यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी H 2 है। ठीक है, ये संतुलित है। अब हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 करने के लिए हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। जब 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। जब इसे 4 से गुना किए तो हाइड्रोजन भी, अब हाइड्रोजन से भी गुना हो गया तो हाइड्रोजन अब 8 हो गया। ठीक है, जब हाइड्रोजन 8 हो गया तो हमको हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा, इस साइड भी करना पड़ेगा, ये दोनों से हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। जब यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर पहले से 2 है, तो इसको 8 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, सॉरी 8 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 4 गुना 8 होगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी 8 हो गया। अब देखिए हम लोग ये जो समीकरण है ये पूरा संतुलित हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर Fe3 है तो यहाँ भी Fe3 है, देखिए यहाँ पर O4 है तो यहाँ भी O4 है, H8 है, देखिए यहाँ भी H8 हो गया, है ना, 4 दूनी 8 हो गया। तो हम लोग का ये भी हम लोग का जो समीकरण है ये पूरी संतुलित हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर Fe में 3 से गुना किए थे तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। H2O यानी H2 ये है, इसमें देखिए 4 से गुना किए हैं तो यहाँ पर 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कुछ गुना नहीं हुआ है तो इसको हम जैसे को वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए 4 से गुना हुआ है, इसको हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह देखिए हम लोग का चौथा जो समीकरण है ये भी हम लोग पूरा संतुलित हो गया। ठीक है, देखिए क्या है, 3 Fe है, देखिए यहाँ भी 3 Fe हो गया, 4 H2O मतलब यहाँ 8 H2 है, देखिए यहाँ भी 8 H2 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ इसमें गुना हो रहा है ना, जब ऑक्सीजन 4 से गुना होगा 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, यानी इस तरह हम लोग ये संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जो हम बताएं उस मेथड से, और अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या इसमें प्रॉब्लम आया, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको अवश्य आपको हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, इसीलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग सबसे पहला प्रकार को देखते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है इसमें कोई दो अभिकारक जुड़ रहा है, ठीक है, एक साथ जुड़ रहा है और एक नया उत्पाद का निर्माण कर रहा है, यानी एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए उदाहरण में, जैसे ये क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों आपस में मिल रहा है, ठीक है, और दोनों मिलने के बाद एक नया उत्पाद का निर्माण कर रहा है। देखिए CO2 गैस बना रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों जुड़ के और एक नया उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण है, इसको बोलते हैं कोयला का दहन। कोयला क्या होता है? देखिए, कार्बन होता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जलता है, जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण है वाटर का फॉर्मेशन। देखिए H2 है और O2 है, दोनों आपस में मिलता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है ना। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो इसको इस इक्वेशन को बैलेंस किया है ना, इसको संतुलित किया है। तब इसे पिछले वीडियो में संतुलित के बारे में पढ़ा दिया है। आप पिछले वीडियो के बाद जाके देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, कि यहाँ पर 2 क्यों लगा हुआ है, यहाँ पर SG क्यों लगा हुआ है, टोटल आपको समझ में आएगा। देखिए S का मतलब होता है सॉलिड, यानी इसको ठोस बोलेंगे, G का मतलब होता है गैस। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं कि कार्बन जो है सॉलिड है और ऑक्सीजन जो है गैस है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है इसको। आई होप कि संयोजन अभिक्रिया को समझ में आ गया होगा। अब देखिए विलयन अभिक्रिया। विलयन अभिक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम लोग विलयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है इसमें अभिकारक एक होगा, लेकिन ये टूट के, यानी जब अभिक्रिया का टूटेगा और टूट के क्या होता है कि एक से अधिक या तो 2 से अधिक के बनाता है। ठीक है, 2 से अधिक ये उत्पाद बनाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं विलयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिए हुए एग्जाम्पल में क्या है, ये फेरस सल्फेट है ना। ये फेरस सल्फेट जब हम उष्मा देते हैं और जब इसको हम हीट करते हैं तो देखिए ये किसमें टूट जाता है? फेरस ऑक्साइड में टूट जाता है। ये CO2 गैस में टूट जाता है और SO3 गैस में टूट जाता है। तो देखिए ये 2 या 2 से अधिक का निर्माण कर रहा है। देखिए यहाँ तो एक है, यानी हम लोग का जो अभिकारक है वो तो एक ही है, लेकिन ये 3 में टूट जा रहा है, यानी 2 या 2 से अधिक में टूट जा रहा है उत्पाद में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे विलयन अभिक्रिया। विलयन अभिक्रिया मतलब एक रहेगा और टूट के एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, ये क्या है? चूना पत्थर है, CaCO3। ये चूना पत्थर होता है, ये सॉलिड होता है, यानी ये ठोस होता है। जब इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, जब इसको हीट होता है तो क्या होता है, ये CO यानी सॉलिड यानी ठोस में टूट जाता है और एक CO2 एक गैस निकालता है, यानी बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विलयन अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है? संयोजन अभिक्रिया, विलयन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे से उल्टा है। इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है कि 2 रहता है और एक उत्पाद बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक रहता है, टूट के 2 हो जाता है या 2 से अधिक होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया और विलयन अभिक्रिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आप आगे देखते हैं तीसरा नंबर में क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इन अभिक्रियाओं में एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या तो इसको लिख सकते हैं, इस अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील, यहां लिख दीजिए अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ Zn है, यानी जिंक है। जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है और ये मिल के जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ इससे विस्थापन हो जा रहा है। देखिए इसमें कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, उसी तरह देखिए फेरस है, ये अधिक क्रियाशील होने के कारण
कॉपर को ये विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है, और ये फेरस सल्फेट बना रहा है, ठीक है। आप देखे होंगे कि एक लोहा का कील होता है, ठीक है, उसमें भूरा रंग का परत चढ़ाया जाता है ना। उसके बाद उसको नीला CuSO4 में उसको डाला जाता है, ठीक है, तो वो हरा रंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हरा रंग कन्वर्ट क्यों होता है? जो FeSO4 के कारण वो जो होता है नीला से हरा रंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए, दिया हुआ है जेडन। जेडन क्या है? ये भी एक क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो क्रियाशील होने का कारण ये कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और ZnSO4 बना रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा में हम लोग को दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रियाओं में, ठीक है, इस अभिक्रियाओं में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह होगा और दोनों आपस में आदान प्रदान होगा, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, Na2SO4 है, ठीक है, और ये BaCl है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्रियाशील होने के कारण, देखिए ये जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको, देखिए अधिक क्रियाशील होने के कारण Ba को इसको विस्थापित कर देता है, ठीक है, यानी विस्थापित कर देता है और ये क्या हो जाता है NaCl। देखिए यहाँ पर NaCl बन जाता है, ठीक है। और SO2 अधिक क्रियाशील होने के कारण, देखिए अधिक क्रियाशील होने के कारण Cl2 को विस्थापित कर देता है और ये BaSO4 बन जाता है। तो क्या था, ये दोनों में आपस में आदान प्रदान हो रहा है कि ये इसको हटा रहा है, ये इसको हटा रहा है, मतलब ये आपस में विस्थापन हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि Ag जो है, Ag है अधिक क्रियाशील होने के कारण Na को यहाँ से Na को विस्थापित कर देता है और AgCl बनाता है, ठीक है। और NO3 जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण Cl को विस्थापित कर देता है और ये NO3 Na बना रहा है, ठीक, यानी NaNO3 बना रहा है, ठीक है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इसी को बोलते हैं कि ये दोनों में आपस में आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। दोस्तों पांचवा जो हम लोग को अभिक्रिया पढ़ना है वो है ऊष्माक्षेपण अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर उत्पाद निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा भी उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी उसमें ऊष्मा में निकलता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं या तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए एक मीथेन गैस है, ठीक है। मीथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको हम जलाते हैं तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गैस, ठीक है, H2O वाटर बनता है और ऊष्मा इसमें बाहर होता है, ठीक है, इसमें ऊष्मा बाहर आता है, ठीक है, ऊष्मा इसमें उड़ता है, ठीक है, ऊष्मा इसमें निकलता है, तो इसी को हम लोग ऊष्माक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊष्माक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। देखिए और एक बार हम बता देते हैं। देखिए ये मीथेन गैस है, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जलेगा नहीं, तो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और कुछ पानी का फॉर्म बनाता है या कुछ पानी भी बनता है और इससे कुछ हीट भी होता है जिससे ये ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऊष्माक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या है? ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। क्या होता है? देखिए जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी अभिक्रिया होगा, ठीक है, तो अभिकारक जिसको हम लेते हैं, कोई भी उत्पाद बनाने के लिए जिस चीज को हम लोग लेते हैं उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा की जरूरत होता है।
उसी को हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में देखिए, उदाहरण में क्या दिया हुआ है, A2AgCl। ठीक है, इसे इसको AgCl मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं, जो इसको हम लोग प्रकाश, है ना, प्रकाश की प्रेजेंस में, यानी सूर्य का प्रकाश, यानी लिखते हैं सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश का उष्मा से इसको हम लोग AgCl को दो पार्ट में टूट जाता है, एक सिल्वर में टूटता है, एक क्लोराइड में टूटता है। ठीक है, तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। जैसे यहाँ AgBr है, ये भी क्या होता है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये भी क्या है कि Ag+Br2 में ये टूट जाता है। इसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब इसमें उष्मा की जरूरत पड़ेगा कुछ भी चीज को तोड़ने के लिए, जैसे कि अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ता है, उसे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा, जितना भी यहाँ अभिक्रिया, जितना भी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 में, और जितना भी यहाँ सारा अभिक्रिया मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ से ये जो 6 आपको अभिक्रिया जो हम पढ़ाए हैं, उसमें एक अभिक्रिया क्लास 10 में एग्जाम में आना फिक्स है। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 आता ही, हर एक साल आता है। ठीक है, तो ये 6 अभिक्रिया को आपको अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है गाइज, चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। देखिए, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ रहेगा, उसमें अगर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन का अगर ह्रास हो रही है, हाइड्रोजन का कमी हो रहा है उसमें, उसको हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, हम एग्जाम्पल दे दिए हैं, उदाहरण देखिए, कार्बन है। कार्बन क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। देखिए, कार्बन यहाँ अकेले है, जब ये रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उससे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, कॉपर है। कॉपर देखिए, यहाँ कॉपर अकेले है, देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ O जुड़ जा रहा है ना, O2 जुड़ जा रहा है, तो क्या है, इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। अगर कोई भी किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा तो हाइड्रोजन का ऑटोमेटिक ह्रास हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वो कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग दूसरा में अपचयन अभिक्रिया, यानी अपचयन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ में ऑक्सीजन का अगर कमी होगा, यानी ह्रास होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन की वृद्धि, और उसमें हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, ठीक है, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण देखिए, कॉपर है। ठीक है, कॉपर है, अब ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर है, यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्शन होने के बाद कॉपर अकेले हो जा रहा है। देखिए, इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन कमी हो जा रहा है। देखिए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। इसी को हम लोग अपचयन कहते हैं। देखिए, इसमें उपचयन का भी हो रहा है रिएक्शन। देखिए, उपचयन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। देखिए, H2 है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर H2 का यहाँ वृद्धि हो जा रहा है। कि इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, इसीलिए हम दोनों लिख दिए हैं। इसमें अपचयन भी हो रहा है, इसमें उपचयन भी हो रहा है। सिंपल याद रखना है दोस्तों कि अपचयन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन के ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन की कमी होता है, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। और उपचयन उसको बोलते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगा, तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में समझ चुके होंगे कि देखिए यहाँ पर O2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, देखिए यहाँ पर O लगा हुआ है, यहाँ पर O यहाँ से हट जा रहा है, यानी ये ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें उपचयन भी हो रहा है। देखिए उपचयन में हम लोग क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ऑक्सीजन तो नहीं है, सिर्फ H2 है, लेकिन यहाँ पर और जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको उपचयन बोलते हैं। इसमें उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ रहेगा उसमें अगर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन का अगर ह्रास हो रही है, हाइड्रोजन का कमी हो रहा है उसमें, उससे हम उसको हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए हम एग्जाम्पल दे दिए हैं, उदाहरण देखिए कार्बन है। कार्बन क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। देखिए कार्बन यहाँ अकेले है, जब ये रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ तो देखिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उससे हम अपचयन अभिक्रिया करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कॉपर है। कॉपर देखिए यहाँ कॉपर अकेले है, देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ O जुड़ जा रहा है ना, O2 जुड़ जा रहा है, तो क्या है, इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। अगर कोई भी किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा तो हाइड्रोजन का ऑटोमेटिक ह्रास हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वो कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके बाद हम लोग दूसरा में अपचयन अभिक्रिया, यानी अपचयन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ में ऑक्सीजन का अगर कमी होगा यानी ह्रास होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन की वृद्धि और उसमें हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, ठीक है, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए उदाहरण देखिए कॉपर है। ठीक है, कॉपर है, अब ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर है, यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्शन होने के बाद कॉपर अकेले हो जा रहा है। देखिए इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन कमी हो जा रहा है। देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, इसी को हम लोग अपचयन कहते हैं। देखिए इसमें उपचयन का भी हो रहा है रिएक्शन। देखिए उपचयन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। देखिए H2 है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर H2 का यहाँ वृद्धि हो जा रहा है कि इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, इसीलिए हम दोनों लिख दिए हैं, इसमें अपचयन भी हो रहा है, इसमें उपचयन भी हो रहा है। सिंपल याद रखना है दोस्तों कि अपचयन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन के ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन की कमी होता है, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। और उपचयन उसको बोलते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगा तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके होंगे कि देखिए यहाँ पर O2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, देखिए यहाँ पर O लगा हुआ है, यहाँ पर O यहाँ से हट जा रहा है, यानी ये ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें उपचयन भी हो रहा है। देखिए उपचयन में हम लोग क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ऑक्सीजन तो नहीं है, सिर्फ H2 है, लेकिन यहाँ पर O जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको उपचयन बोलते हैं। इसमें उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, संक्षारण ना, ये है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, लोहे की बनी वस्तुओं का अपने आसपास उपस्थित नमी या आर्द्रता वायु अम्ल या जल से क्रिया करके संक्षारित होना ही संक्षारण कहलाता है। इसका मतलब है कि बोल रहा है कोई भी अगर लोहा से बना वस्तु है, अगर वो नमी या वायु अम्ल के उपस्थिति में अगर उसको हम रख देते हैं तो संक्षारित हो जाता है, यानी वो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, उसी हम लोग बोलते हैं संक्षारण। जैसे आप कहीं देखे होंगे कि अगर कहीं भी खुले जगह पे अगर लोहा को रख दिया गया है ना, तो उसमें देखिए अगर वायु के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में, जल के संपर्क में आता है तो क्या वो संक्षारित हो जाता है, यानी उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि बरसात के मौसम में अधिकतर लोहा जल्दी जंग लग जाता है। रीजन क्या है कि उस समय जल से भी क्रिया करता है वो,
तो उसमें जल पड़ता है, वो नमी होता है उस टाइम, है ना, नमी पानी भीगता है तो नमी उसमें आ जाता है, तो इसीलिए वो जल्दी संक्षारित हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। जैसे कि हम लिखते हैं लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना है, संक्षारण के कारण लोहे में जंग हो जाता है। ठीक है, ठीक है। संक्षारण से बचने का उपाय क्या है, आप देख लोगे कहीं भी लोहा का जो जितना भी चीज होता है, देखिए उसमें पेंट चढ़ाया जाता है ऊपर से। पेंट चढ़ाने से क्या होता है, किसी संपर्क नहीं आता है तो लोहा का संक्षारण से बचाव होता है, इसलिए लोहा में देखिएगा पेंट चढ़ाया जाता है ताकि वो उसमें जंग ना लगे। ठीक है, और भी दूसरा उपाय, जैसे कि आप कोई भी लोहा में ग्रीस चढ़ाते हैं, ग्रीस भी लगा देते हैं तो भी वो संक्षारण जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब है कि संक्षारण से बचाव करने का उपाय। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं विकृत गंधिता, इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, विकृत गंधिता। देखिए क्या होता है कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री या तेल से बना है वसायुक्त कोई भी अगर सामग्री बनाते हैं, ठीक है, तो वो वायु के संपर्क में आता है और वो अपचयित हो जाता है, तो मतलब वो थोड़ा वो खराब हो जाता है, खाने के लायक नहीं रहता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो पहले का जो स्वाद था वो स्वाद आपको नहीं मिलेगा, और गंध वो अजीब टाइप का गंध भी देने लगेगा, परिवर्तन उसका गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। आप देखेंगे कोई भी तेल खादी, आप कोई भी अगर सब्जी जो बनाते होंगे घर में या सब्जी जो बना रहता होगा, तो अगर वो ज्यादा टाइम हो जाता है ना, वो तो वायु संपर्क में आने के बाद वो क्या अपचयित हो जाता है, खराब हो जाता है और वो खाने के लायक नहीं रहता है, स्वाद में भी चेंज हो जाएगा और गंध में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बचाव के लिए एक हम दे दिए हैं, बचाव के लिए वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, इसका मतलब वायुरोधी मतलब कि आप ऐसे बर्तन में आपको रखना है जिसमें हवा नहीं पास होता है, उसको ढक कर रखना है बढ़िया से, तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो बचाव रही इसका। दूसरा आप इसके आप एक दो जैसे कि आप कुरकुरे खाते होंगे, तो कुरकुरे में जो जिसमें देखिए हवा टक का भरा रहता है, वो हवा नहीं होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, क्योंकि हवा जब भरा रहेगा तो वो तो फिर संपर्क में आएगा तो खराब हो जाएगा, है ना, तो उसमें हवा भरा नहीं रहता, उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, तो नाइट्रोजन इसलिए उसमें भरा रहता है ताकि वो खराब ना होगा, ताकि वो अपचयित ना हो। ठीक है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।